मैया के लेकर बोकर पापा की परियों को मेरा सपने में स्पार। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कल के जो पॉइंट्स हमने जो कवर किए थे उसका एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले आता था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि हमने जो क्लासिफिकेशन पुराने ज़माने में करी थी वो हमारी नीड यानी रोटी कपड़े मकान पे करी थी, लेकिन सबसे पहले साइंटिफिक आधारों पर क्लासिफिकेशन करने वाले साइंटिस्ट थे सर अरिस्टोटल। सर अरिस्टोटल ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स और एनिमल्स में, जिनमें उन्होंने प्लांट्स को ट्री, हर्ब और शर्ब, और एनिमल को ई नेम या ए नेम या ई नेम यानी ब्लडेड वाले एनिमल्स, और ए नेम ई नेम यानी रेड ब्लडेड वाले एनिमल्स, और ए नेम यानी नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, उसके बाद जो आने आते आते समय आते गए उनमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन का बदलाव होता गया, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स निकले थे। ठीक है ना, तो उनमें क्या क्या क्लासिफिकेशन आते गए, जैसे कि आपके लिनस ने प्लांट्स और एनिमल में क्लासिफाई किया, फिर उसके बाद हेकल ने आपके प्लांट्स एनिमल मोनेरा में क्लासिफाई किया, फिर कोपलैंड ने चार किंगडम यानी प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किया, विटेकर आ गए जिसका अपन अब पढ़ने वाले पूरा क्लासिफिकेशन इस पूरे चैप्टर में, जिसने प्लांट एनिमल मोनेरा प्रोटिस्टा फंगाई ने करा। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन जो एनसीईआरटी में लाइन है वो करा था आपके कार्ल वूज द्वारा, जिसमें उसने मोनेरा को दो में डिवाइड कर दिया था, यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया, और फिर प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा फंगाई, ऐसे करके पूरे 6 किंगडम उसने बनाए थे। फिर उसके बाद अगला आता है कि भैया अपने को इस नए क्लासिफिकेशन सिस्टम की क्यों जरूरत थी, जबकि अपन पुराना जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था, किसका पुराना क्लासिफिकेशन सिस्टम जो अपने सर एरिस्टोटल का, उससे अपन खुश थे और वो बहुत दिनों तक चला था। एनसीईआरटी में ये भी था कि भैया ये जो जुना क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये बहुत दिनों तक चला था। किसके द्वारा दिया गया, एरिस्टोटल द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था बहुत दिनों तक चला था, क्योंकि उसके कई सारे कारण थे, जैसे कि बैक्टीरिया, इसके बहुत सारे कारण थे, बहुत कई दिनों तक चला था, लेकिन उसको बदलाव के बहुत सारे कारण थे। बदलाव के बहुत सारे कारण क्या थे कि भैया जो बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन अलगे थे, फिर उसके बाद आपके साइनोबैक्टीरियाज थे, फिर उसके बाद आपके ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सबको सेल वॉल होने के नाते सबको एक साथ रख दिया गया। ये नहीं देखा गया कि अगला जो झाड़ है या पौधा है, जो भी जीव जंतु है, उसमें सेल वॉल है, सेल वॉल तो है लेकिन उनमें ऑटोट्रॉपिक है कि हेटरोट्रॉपिक है, फिर यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है, उन सब बात उनकी सेल वॉल, और हाँ उनकी सेल वॉल है तो सेल वॉल कंपोजिशन कैसी है। जैसे कि फंगाई एक हेटेरोट्रॉपिक होने के बावजूद और एक ग्रीन प्लांट जो अपने गुलाब के फूल ये वो सब जो हम लोग जो रोज खाते हैं वो वाले, एंजियोस्पर्म ऑटोट्रॉपिक होने के बावजूद उन दोनों को साथ में प्लांट किंगडम में रख दिया गया था एरिस्टोटल द्वारा, क्योंकि वो सब आपके सेल वॉल उनमें पाई गई थी। क्लाइडोमोनास और स्पायरोगैरा हमने कल बताया था, कसम से याद रखना कि कसम, दैट इज CUSM, दैट इज आपका क्लाइडोमोनास जो था यूनिसेलुलर और स्पायरोगैरा जो था मल्टीसेलुलर, इन सबको प्लांट के अंदर ग्रुप कर दिया गया था। ये नहीं फर्क करा कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, बस ये देखते हैं कि भैया इनमें जो था वो सेल वॉल का प्रेजेंस था। फंगाई जो था उनके अंदर काइटेनियस सेल वॉल थी, और प्लांट जो थी उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल थी। और तो और उन्होंने एनिमल, जैसे अपन ने क्या देखा था कि भैया कल अपन ने ये तक देखा था कि उन्होंने आपके जो क्लाइडोमोनास और आपके जो क्लोरेला थे उनको अपने प्लांट किंगडम में प्लांट किंगडम से आपने प्रोटिस्ट में डाला, और अमीबा और जो पैरामोशियम थे उनको एनिमल किंगडम से हमने आपके प्रोटिस्ट में डाला। ये यहाँ पे एनसीईआरटी में ये लाइन थी, यहाँ पे अपन ने कल देखी थी, राइट, कि उन्होंने क्या करा था कि जैसे जैसे डिस्कवरीज आती गई वैसे तो उस तरह से उन लोगों ने उसमें बदलाव लाता गया, बदलाव लाते गए, और बदलाव में लाने में उन्होंने क्या क्या लाया, उन्होंने किंगडम मोनेरा बनाया और उसके रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में उसको डाला, फिर उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा बनाया और उसके रिलेटेड ऑर्गेनिज्म में उस किंगडम में डाला। फिर किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने क्या करा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्लाइडोमोनास और क्लोरेला थे वो प्लांट्स किंगडम में से उसको हटा कर आपके प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिए गए, और पैरामोशियम और अमीबा को एनिमल किंगडम से हटाकर आपके प्लांट प्रोटिस्टा किंगडम में डाल दिए गए, राइट। फिर उसके बाद अगला आता है, क्योंकि इन दोनों में अमीबा और पैरामोशियम में सेल वॉल लैक करती थी, इसलिए उनको लगा था कि ये एनिमल किंगडम में हो सकते हैं, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल से मैच नहीं हो रहे थे। फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मद्देनजर लिया गया था, पहले जमाने में मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को मद्देनजर लिया गया था, लेकिन बाद के लोगों को ये जरूरत लगी कि बॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, सेल के टाइप, सेल अरेंजमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल वॉल की प्रेजेंस, तो एक तो वो तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में होगी, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर, सेल वॉल, बॉडी स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड आपके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दैट इज एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप विद द
उनके पूर्वजों के साथ के उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एंसेस्टरी एवोल्यूशनरी रिलेशन, यानी उनके फाइलोजेनिक रिलेशनशिप एक दूसरे से कैसे थे, उन सब के बेसिस पर उनको डिवाइड करा गया आगे के क्लासिफिकेशन, जिसको अब हम फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है कि भैया अब अपन सबसे पहले जो किंगडम देखेंगे वो थे किंगडम मोनेरा, उसके बाद देखेंगे प्रोटिस्टा, फंगाई और प्लांट एनिमल का। तो रिस्पेक्टिवली उसका चैप्टर है प्लांट और एनिमल, और प्लांट और में भी उसमें कैसा चैप्टर है भाई, प्लांट में भी उसके आगे मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है, और एनिमल में एनिमल किंगडम, फिर आपका पूरा 11th और 12th तो पूरा उसी से भरा है, ठीक है ना जी। तो अब जो दो चैप्टर है जो आपके एक्चुअली जो प्लांट किंगडम और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वो आपके एक्चुअली मोनेरा, प्रोटिस्टा प्लांट, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, वायरस, वायरॉइड, लिकन्स, और आपके प्लांट में के एल्गे, ब्रायोफाइट और पत्रिडोफाइट तक के आपको बराबर एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दिलवा देंगी, जो आपको पूरे आपके सिलेबस में काम आ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब हम किंगडम मोनेरा से, ठीक है ना जी। किंगडम मोनेरा के बारे में देखते हैं। किंगडम मोनेरा जो है इसको अगर अपन एनसीईआरटी से लाइन वाइज देखें तो इसकी एनसीईआरटी क्या लिखती है, बैक्टीरिया आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। मतलब इनका कहने का अर्थ है कि बैक्टीरिया ही है किंगडम मोनेरा के अंदर, और कोई तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं पाए जाते इस किंगडम में। जैसे प्लांट में एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म आ जाते, एनिमल्स में ह्यूमन, टाइगर, कैट, सांप, नेवला सब आ जाते। किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया है। दे आर दी मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैन ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। इट ऑल्सो lives in extreme harmful habitats such as hot springs, desert, snow and deep ocean where there are only few life forms that can survive. Many of them live in or on other organisms as parasites. इनका कहने का मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो कहीं भी कभी भी किधर भी पाए जा सकते हैं। अगर आप एक मुट्ठी भर माटी ले ले अपने हाथ में तो उसमें 100 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अगला आता है वो एक्सट्रीम हैबिटेट, यानी किसी भी एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में भी वह रह सकते हैं। एक्सट्रीम हैबिटेट में वह रह सकते हैं, किसी भी एक्सट्रीम हैबिटेट में वह रह सकते हैं, कि जैसे कि गर्म स्प्रिंग, यानी जो गर्म पानी के दबदबे होते, दबदबे नहीं कहते उसको, गर्म पानी का झरना, जैसे कि उसको कैसा गर्म पानी का वो उत्तरांचल में एक जगह कश्मीर में कि हिमाचल में हेमकुंड साहब जी बोल के एक तीर्थ स्थल है, वहाँ पे उसको एक हॉट स्प्रिंग का एग्जाम्पल बोलते हैं, जिसमें वो चावल की बोरी डाल के वो गर्म पानी ऐसा चावल उबल के आ जाता है, राइट। उसको अपने इंडिया में हॉट स्प्रिंग का एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है वो। फिर डेजर्ट तो अपने जैसे राजस्थान के डेजर्ट हो गए, कश्मीर की वादियाँ हो गई स्नो वाली, या एकदम डीप इंडियन ओशन हो गया, तो वैसा आपको वहाँ पे भी ये लाइफ फॉर्म्स एकदम एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कंडीशन में, ये एक्सट्रीम सैलिनिटी, एक्सट्रीम वेदर, एक्सट्रीम टेम्परेचर वाले कंडीशन में भी ये सर्वाइव हो सके, इस तरह का लाइफ फॉर्म होता है आपका बैक्टीरिया का। फिर उसके बाद अगला आता है कि भैया मेनी ऑफ देम लिव इन एंड और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे रहने की इनकी क्षमता रहती है इनके अंदर। फिर उसके बाद अगला ये आता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर रहते हैं। प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर इसीलिए जो भी प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उन सभी को एक साथ मोनेरा ग्रुप में रख दिया गया, क्योंकि पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जितने भी प्रोकैरियोटिक है उनको सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में रखा गया, क्योंकि यूकैरियोटिक की शुरुआत तो आपके प्रोटिस्टा से ही होती है। भले ही प्रोटिस्टा एक यूनिसेलुलर हो, और यूनिसेलुलर की शुरुआत आपके मोनेरा से होती है, और प्रोकैरियोटिक की शुरुआत और अंत दोनों मोनेरा में ही हो जाता है। फिर उसके बाद इसका जो न्यूक्लियोइड है, शब्दों को याद से देखिए, इसमें न्यूक्लियस नहीं लिखा गया है, इसमें न्यूक्लियोइड लिखा गया है। इसमें क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वेल डेवलप्ड नहीं होता है ना, तो इसका जो न्यूक्लियोइड है उसका वो प्रेजेंट रहता है, और उसमें सर्कुलर डीएनए रहते हैं। जो डीएनए रहते हैं वो अपने जैसे ह्यूमन में हेलिकल डीएनए रहते हैं। आप 12th में जाके पढ़ेंगे, आपको बेसिक नॉलेज तो होगी ही इसी बारे में, परंतु आपके जो मोनेरा रहती है उसमें सर्कुलर डीएनए रहते हैं। इनका राइबोसोम जो रहता है 70S का रहता है। कमेंट सेक्शन में अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बताइए 70S राइबोसोम का फॉर्मूला कितना रहेगा 70S राइबोसोम का फॉर्मूला, है ना। उसका एक और जो वो था, अब ये जो इंपॉर्टेंट है इसको स्टार मार्क करा हुआ है हमने, नोट कर लिया जाए कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन
एब्सेंट रहता है, लेकिन अदर टाइप के प्रोटीन जो रहते हैं प्रेजेंट रहते हैं। इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट रहता है, लेकिन जो अदर टाइप ऑफ प्रोटीन रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहता है, या फिलामेंट स्ट्रक्चर, यानी इस फिलामेंट के जैसे स्ट्रक्चर रहता है। फिलामेंट कैसी रहती है? फिलामेंट जैसे कि आपकी स्पायरोगायरा हो गया, स्पायरोगायरा जो था अपना, वो कैसा एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर था। बहुत बचपन से हम सब देखते आ रहे हैं, स्पायरोगायरा इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो उसको उस तरह से, आई एम नॉट सेइंग कि भैया स्पायरो वगैरह इसमें आएगा कि नहीं आएगा, वो बात अभी चल ही नहीं रही है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि बचपन में हम सबको बताया गया था स्पायरो वगैरह जो रहता है वो फिलामेंटल स्ट्रक्चर दिखा देता है। फिर फिलामेंटल स्ट्रक्चर रहता है इसका, ये या तो मोटाइल हो सकते हैं तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं नॉन मोटाइल हो सकते हैं, मतलब या तो ये मूव हो सकते हैं या तो मूव नहीं कर सकते। ये हो गए किंगडम मोनेरा के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके अगर अपन न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हुए अगर अपन देखें तो न्यूट्रिशन में आता है कि भैया देयर आर सिंपल स्ट्रक्चरली बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। कहने का अर्थ ये है एनसीईआरटी का, नोट करा जाए स्टेटमेंट को, असर्शन रीजनिंग या करेक्ट स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि किंगडम मोनेरा यानी जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रक्चरली सिंपल है बट बिहेवियरली कॉम्प्लेक्स है। स्ट्रक्चरली सिंपल है बट बिहेवियरली कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। इनका कहने का अर्थ ये है कि जैसे तीन ह्यूमंस हैं, ठीक है ना। अब एक ह्यूमन में कैसा रहता है, ह्यूमन सब एक प्रकार के थोड़ी ना सोचते हैं, सब एक से ही सोचेंगे, सब नहीं। ह्यूमन की साइकोलॉजी जो होती है बड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। भले ही उनका स्ट्रक्चर जो रहता है, अगर एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को कंपेयर करें तो उनका स्ट्रक्चर जो रहता है सिंपल रहता है। अगले को भी 2 हाथ थे, मुझे भी 2 हाथ थे, अगले को 2 पाँव थे, मुझे भी 2 पाँव थे, उसको 2 आंख थी, मुझे 2 आंख थी, लेकिन उसका सोचने का ढंग अलग था, मेरा सोचने का ढंग अलग था, मेरा बिहेवियर उससे अलग था। इसलिए हम दोनों का बिहेवियर में कॉम्प्लेक्सिटी थी, पर स्ट्रक्चरली हम 2 लोग सेम थे। इसी तरह से बैक्टीरिया में क्या होता है, स्ट्रक्चरली वो बैक्टीरिया सिंपल रहते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी उनके बिहेवियर में आती है। स्टेटमेंट को आप असर्शन रीजनिंग में या तो आपके करेक्ट स्टेटमेंट के लिए एकदम परफेक्ट मटेरियल बन जाएगा ये स्टेटमेंट, इसलिए इसको नोट करा जाए कि देयर इज अ सिंप्लिसिटी इन द स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्सिटी इन देयर बिहेवियर। दैट इज बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज सिंपल बट द कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। एनसीईआरटी का डायरेक्ट स्टेटमेंट है। कंपेयर टू दिस ऑर्गेनिज्म, स्टार कर लिया जाए। एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आते हुए, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बात ऐसी है, अभी तक तो भी निर्विवाद अपने को कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि इसकी मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के ऊपर अभी तक इस पॉइंट चैप्टर के इस पॉइंट तक मुझे अभी तक तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। अगर ये 4 शब्द मुझे कि मेटाबॉलिक एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया के अलावा किसी और की है क्या, नहीं मिले। तो अगर आपको क्वेश्चन में आया, मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में आया द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिकली डाइवर्स, मैंने बोला डाइवर्स, एक्टिव नहीं, मेटाबॉलिकली डाइवर्स, शब्दों को एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एक्टिव है क्या डाइवर्स है। मेटाबॉलिकली डाइवर्स ग्रुप, एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिकली डाइवर्स ग्रुप, मोस्ट एक्सटेंसिवली मेटाबॉलिकली डाइवर्स ग्रुप अगर आया तो क्या लिखेंगे आप, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप shows the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic in nature. Some of the bacteria are autotrophic in nature. They synthesize their own food from inorganic substances. अब इसके इसमें 2 आपके पॉइंट आते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं या ये कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। लिखा है यहाँ पे, दे में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और दे में भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। कहना इनका अर्थ ये कि कुछ बैक्टीरिया, अधिकतर नहीं, कुछ बैक्टीरिया, मतलब अगर 100 में से 20 बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रोफिक नेचर के होंगे, उसमें भी जो 10 बैक्टीरिया, जो 10 भी क्यों कह रहा हूं मैं, 15 बैक्टीरिया आपके कीमोट्रॉफिक इन नेचर रहेंगे, जो केमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइड्स, नाइट्रेट्स और आपके नाइट्रेट्स और आपके अमोनिया के केमिकल ऑक्सीडेशन द्वारा उसकी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करे। और अगर आपका वो फोटोसिंथेटिक या
फोटोसिंथेटिक भी ज्यादा कहे अच्छे से तो उसको अपन फोटोट्रॉपिक कहेंगे, क्योंकि वो लाइट एनर्जी को अपना रहा है अपनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने हेतु, इसलिए उसको अपन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, एनसीईआरटी में लिखा है ना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, बस फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी कहना है अपने को। भले अपन उसको एक्चुअली फोटोट्रॉपिक भी कह सकते हैं, लेकिन अपन उसको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी कहेंगे। कैसा वो मीम था ना, भाई ने बोला है तो करने का, बस बात ऐसी ही एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी ने बोला है तो है भाई, उसको कोई अपन क्रॉस नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं। मैंने आपको टर्मिनोलॉजी अब अच्छे से समझा दी है। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक रहते हैं। इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं, यानी 15, अब मैंने आपको बताया था कि 15 जो होंगे कीमोसिंथेटिक होंगे, आपके 5 जो होंगे फोटोसिंथेटिक होंगे, और बस बचे जो 80 है वो आपके हेटेरोट्रॉफिक रहेंगे। हेटेरोट्रॉफिक भी कैसे, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या है, जो अपना खुद का फूड का सिंथेसिस कर सके। सैप्रोफाइटिक क्या है, जो डेड के ऊपर आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर पे से अपना फूड एक्सट्रैक्ट करे। और पैरासाइटिक क्या है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपना फूड एक्सट्रैक्ट करे। बात को समझिए, सैप्रोफाइटिक जो होते हैं वो डेड पे काम करते हैं, पैरासाइट जो होते हैं वो लिविंग से फूड एक्सट्रैक्ट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन है इनमें। सारे के सारे इन ये जो है हेटेरोट्रॉफिक ही थे, जो अपन ने अभी बताया कि हेटेरोट्रॉफिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। लेकिन सैप्रोफाइटिक जो होता है वो डेड ऑर्गेनिज्म से फूड एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन जो फोटो से पैरासाइटिक रहता है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके फूड एक्सट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एनसीईआरटी में जो मैं एक स्टेटमेंट मिस कर दिया था, वो इसी स्टेटमेंट के रिलेटेड था, अपन जो अभी देख रहे थे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट्स। मेनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। अब स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से देखिए। किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको पैरासाइट की तरह लेना है तो वो कैसी तरह से रह सकता है, या तो वो उस बॉडी के अंदर रह सकता है, या तो वो बॉडी के बाहर उसके सरफेस पर रह सकता है, जैसे बालों की जुए, मच्छर काट रहा, ये कैसे सरफेस, ऑन द बॉडी सरफेस। और इन द बॉडी सरफेस यानी पेट में के बैरक्स है, बैक्टीरिया, फिर अपना जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो इसको केटर करता है उसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस, जो अपने डाइजेशन में काम आता है, जो अपन दही के साथ जिसको खा के इंड्यूस करते हैं। इनका कहने का अर्थ ये है कि भैया बैक्टीरिया को अगर अपने को एज इन पैरासाइटिक बनाना है तो जाकर ही उसको अलग अलग शेप्स दिखाने पड़ेंगे, उसको मेटाबॉलिक उसकी डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव रखनी पड़ेगी। मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी एक्सटेंसिव, लेकिन स्ट्रक्चर जो रहेगा उसको सिंपल रहेगा। उसको जो एक्सेसरी स्ट्रक्चर देंगे और बहुत ही एक्सट्रावेगेंट स्ट्रक्चर देंगे, जो मतलब जो उसको बहुत ही उसको खर्चीला काम करा देंगे। उसको कंजूस बनना पड़ेगा, उसको बहुत ही ज्यादा कंजूस बनना पड़ेगा, उसको एकदम कंजर्वेटिव बनना पड़ेगा उसको, एज इन सब उसके अंदर के जो एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर से उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, तो जाकर उसके पैरासाइटिक नेचर का बन सकता है। क्योंकि पैरासाइटिक नेचर में होता क्या है, उसको बॉडी के अंदर एडवर्स कंडीशंस में रहकर उसको सबसे पहले सर्वाइव करना, फिर मल्टीप्लाई करना और न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करना। सर्वाइव, न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट, फिर मल्टीप्लाई। अपने इसमें ये था कि फर्स्ट सर्वाइव, फिर ग्रो, देन रिप्रोड्यूस। ये अपने प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर में इसकी ऐसी लाइन आई हुई है, ठीक है ना जी। तो ये लाइन का अर्थ ये था कि भैया उसको या तो शेप, किसी भी शेप में उसको रहना चाहिए, और किसी भी हाल में, किसी भी डाइवर्सिटी में उसको रहना चाहिए। उसके लिए उसको जो एक्सेसरी ऑर्गन्स है उसको सब उसको हटाने पड़ेंगे, उसको सब निकाल देने पड़ेंगे। बैक्टीरिया के अगर मैं 6 टाइप्स बता दूं तो आपके वो हो जाएंगे आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है ना जी। आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, रिकेट्सिया एंड एक्टिनोमाइसीटीज। बात ऐसी है कि इसमें एनसीईआरटी में सिर्फ जो है आपके आर्च बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में ही दिया है। थोड़ा बहुत आपका वर्णन आपका साइनोबैक्टीरिया के बारे में किया गया है, लेकिन इन जो बच गए बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लैमिडिया और आपका एक्टिनोमाइसीटीज, इन सब के बारे में वर्णन करना भी थोड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आने वाले चैप्टर में इसको अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए देखते हैं अपन सबसे पहला, दैट इज द आर्च बैक्टीरिया। आर्च बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। आर्च बैक्टीरिया को हम लोग हमारे नोट्स की मदद से देखेंगे, तो चलिए नोट्स के ऊपर जंप आर्च बैक्टीरिया के बारे में देखते हैं। आर्च बैक्टीरिया जो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन है मोनेरा किंगडम के बैक्टीरियाज का। बैक्टीरिया का सबसे पहला प्रकार होता है आर्च बैक्टीरिया। शब्द आर्च का जो अर्थ होता है वो होता है एंशिएंट, ठीक है ना। क्योंकि आर्च जो होता है एंशिएंट इसलिए कहते हैं, वो कितने कितने अनंत वर्षों से वो पाए जाते हैं, क्योंकि
उनका जो हार्श हैबिटेट में रहने की एक एबिलिटी रहती है, वो हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं। इसी एबिलिटी के कारण उन्हें हम आर्च बैक्टीरिया के नाम से भी जाने जाते हैं। दे लिव इन हार्श बैक्टीरियाज ड्यू टू डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल हैलोफिल, थर्मोएसिडोफिल्स एंड मिथेनोजेंस। ठीक है ना, हार्श हैबिटेट में रहते हैं क्योंकि उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर्स बाकी सब अलग अलग बैक्टीरिया से अलग होते हैं। ठीक है ना, हैलोफिल जो आपके हैलो, ये जो शब्द होता है ये आपका सॉल्ट को रेफर करता है। ठीक है ना, हैलोफिल्स यानी सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर या सॉल्टी इलाकों में रहने वाले बैक्टीरियाज को कहते हैं। थर्मोएसिडोफिल जो होते हैं वोल्केनोज में रहने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है। थर्मोएसिडोफिल जो वोल्केनो किस में रहते हैं, वोल्केनो वेंट्स में। और मिथेनोजन जो होता है रूमिनेंट के गट में और आपके मार्शी एरियाज में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को मिथेनोजन कहते हैं। The presence of methanogens in ruminant gut is responsible for the production of methane from the cow dung, जिससे अपन बायोगैस आगे जाके बनाते हैं। कि ये रूमिनेंट के, ये सबसे हिट क्वेश्चन आता है, मतलब इसका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन इस चैप्टर में से, कि the presence of methanogens in the ruminant's gut, the presence of methanogen in the ruminant's gut is responsible for the production of methane gas in the cow dung, from the cow dung. It is known as ancient bacteria or living fossil. एंशिएंट बैक्टीरिया और लिविंग फॉसिल के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि ये बहुत सालों से फॉसिल अभी भी जिंदा है ना ये, और फॉसिल है तो मतलब लिविंग फॉसिल है, मतलब कई सालों, मतलब 100 200 400 1000 कितने ही सालों से ये उस जगह पे शांति से बैठे हैं, लिव कर पा रहे हैं। मोस्ट प्रिमिटिव एंशिएंट फॉसिल्स में भी ये पाए जाते हैं। कि जो फॉसिल, समझो अगर अपन ने हड़प्पा की खुदाई करी तो हड़प्पा की खुदाई में अपने को एक मटका मिला, मटके की होकर माइक्रोस्कोपिक अपन ने उसकी टेस्टिंग करी, उस पर अपने को बैक्टीरिया मिला। अब हड़प्पा को होकर कुछ लाखों साल हो चुके हैं करीबन करीब, मतलब बहुत, मतलब हर चीज की एवोल्यूशन से पहले हो चुका है भाई। तो इसी तरह से मोस्ट प्रिमिटिव एंशिएंट फॉसिल्स वर फाउंड एट दैट टाइम। उनमें भी पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो होता है एक यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसमें का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो कोई यूनिट मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो क्या अपन कह सकते हैं ना प्रोकैरियोटिक है तो सेल मेम्ब्रेन का सेल का यूनिट मेम्ब्रेन बनेगा, है ना। हैलोफिल और थर्मोएसिडोफिल्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स व्हेreas मिथेनोजेंस एंड आर ऑब्लिगेटरी एनारोब्स। अब इसको, इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें जंप करना पड़ेगा आपका रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में स्टेटमेंट है यहाँ पे। और पढ़ाई इसी तरह से होती है जब आप एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर के कंटेंट को आप कनेक्ट कर सके। कि यहाँ पे लिखा गया है, इवन इन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स we know several that are adapted to anaerobic conditions. Some organisms are facultative anaerobes, while others the requirement of anaerobic condition is obligate. इस स्टेटमेंट का अर्थ समझिए। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं अगर O2 रहा तो भी चलेगा, हमारा काम तब भी हम जिंदा है। O2 रहा तब भी जिंदा है। अगर O2 नहीं रहा तो वो मर नहीं जाएंगे, वो तब भी जिंदा रह जाएंगे। फैकल्टेटिव, इसका फैकल्टेटिव एनारोब मत बोल देना, फैसिलिटी वाला फैसिलिटेटिव एनारोब नहीं बोलते अपन इसको, फैकल्टेटिव एनारोब बोलते, FACULLTATIVE। फैकल्टेटिव एनारोब इसलिए कहते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है O2 रहे या ना रहे। लेकिन ऑब्लिगेटरी एनारोब शब्दों का जोर पे ध्यान दीजिए कि ऑब्लिगेटरी एनारोब वो होते अगर O2 रहा तो मर जाएंगे और अगर O2 नहीं रहा तो ही जिंदा रह पाएंगे। ऑब्लिगेशन यानी मैं ऑब्लिगेटेड हूँ आप सभी के सर्विस के लिए, मैं ऑब्लिगेटेड हूँ आप सभी को पढ़ाने के लिए। उसी तरह से ऑब्लिगेशन रहना और फैकल्टेटिव ऑब्लिगेशन रहना यानी किसी के प्रति आपका एक निष्ठा रहना, ऑब्लिगेशन रहना, उसी को अपन ऑब्लिगेटिव एनारोब कहते हैं। ऑब्लिगेटरी एनारोब या ऑब्लिगेटरी एरोब्स, ठीक है ना। ऑब्लिगेटरी एरोब्स कौन रहेंगे? ऑब्लिगेटरी एरोब्स अपन रहेंगे। ऑब्लिगेटरी एरोब बोला मैंने कि O2 रहा तो जिंदा रह सकते, O2 नहीं रहा तो अपन तो मर जाएंगे ना, अपन ऑब्लिगेटरी एरोब हो गए। स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए, ह्यूमंस ऑब्लिगेटरी एरोब रहते हैं, कभी भी याद रखिएगा, ठीक है। और फैकल्टी, अब अपन ने जो अपने को अभी जो मेन इस चैप्टर पूरा अपने को जो देखना था वो था कि भाई
ऑब्लिगेटरी एनारोब और ऑब्लिगेटरी एनारोब और फैकल्टेटिव एनारोब में क्या अंतर था? तो फैकल्टेटिव एनारोब वो थे जिनको ऑक्सीजन रहे तो भी चलेगा, ऑक्सीजन नहीं रही तो भी चलेगा, लेकिन भैया इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो। किनकी? ऑब्लिगेटरी एनारोब्स की। उनकी दुकान बंद हो जाएंगी, वो तो रास्ते पे आ जाएंगे अगर ऑक्सीजन नहीं रहा तो, लेकिन ऑक्सीजन रहा तो ही भैया वो जिंदा रह पाएंगे। भैया बच गए हम, ऑक्सीजन था तो, नहीं तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम तो मर जाएंगे भैया, उसके बिना नहीं जी सकते वो, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हुए कि भैया ये भी अब इसका सेल वॉल का जो अपन का देखिए, सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ सूडोम्यूरिन दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड pseudopeptidoglycan which helps it in surviving extreme condition। ये बायोमोलिक्यूलर चैप्टर से कनेक्ट करेंगे कि सेल वॉल के अंदर एक तो सूडोम्यूरिन रहता है जिसको अपन म्यूकोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। म्यूकोपॉलीसैकेराइड यानी पॉलीसैकेराइड का एक प्रकार रहता है। इतना डेप्थ में नहीं है आपको बायोमोलिक्यूलर वाले चैप्टर में, उसमें म्यूकोपॉलीसैकेराइड का सिर्फ शब्द है ही नहीं, सिर्फ पॉलीसैकेराइड है। और सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन यानी सूडोम्यूरिन यानी म्यूरिन का झूठा वर्जन, नकली वर्जन, जैसे एडिडास का एडिबास रहता या अबिडास रहता, वैसे ही सूडोम्यूरिन इज म्यूरिन का झूठा वर्जन। सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन इज पेप्टिडोग्लाइकॉन का भी झूठा वर्जन, जो इसको इतनी हार्श कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए मदद करता है। सूडो शब्द से आप समझ सकते हैं कि सूडो म्हणजे झूठा, सूडो मतलब झूठा, तो सूडोम्यूरिन मतलब झूठा म्यूरिन, और सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन यानी झूठा पेप्टिडोग्लाइकॉन। सूडोम्यूरिन को दूसरा शब्द कहते हैं अपन म्यूकोपॉलीसैकेराइड, जिसको एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव होने के लिए मदद करता है। इसके अंदर लिपिड कार्टेनॉइड्स भी रहते हैं जो इसको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अब अपने पास इसको लिए जंप करना पड़ेगा अपने को चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स में भी एक लाइन है कि भैया जो आपके हार्मफुल रेडिएशन देते हैं फोटो और फोटो ऑक्सीडेशन, कि भैया इसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। किसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए? आपके जो प्रोड्यूस्ड आपके जो फोटोसिंथेसिस में जो आपका क्लोरोफिल ए है उसका ऑक्सीडेशन ना हो जाए। इसी वजह से अपन कार्टिनॉइड्स की वापर करते हैं तो उसको हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। और कमेंट सेक्शन में बताइए जो कार्टिनॉइड्स रहते हैं वो किस कलर के रहते हैं। ओके इसके लिए अपन याद रख सकते हैं भैया हेलो आपका जो एक जो है क्या कहते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ऑब्लिगेटरी एनारोब्स के लिए अपनी ट्रिक है इसके लिए, ठीक है ना। ट्रिक क्या है? आजकल एक बड़ी गाली फेमस है, मैं गाली लूंगा नहीं, लेकिन मैं उसको सिर्फ आपको वर्डिंग बता सकता हूँ कि भैया अपन कहते थे WTF, अपन कहते थे WTF। अब अपन उसको क्या करेंगे? अपन कहेंगे उसको HTF। हाउ द एफ बोलते अपन, क्या कहते थे? व्हाट द एफ बोलते थे अपन, राइट। मैं गाली नहीं लूंगा, व्हाट द एफ बोलते थे अपन। तो अपन क्या करेंगे? अब अपन क्या बोलेंगे? हाउ द एफ। आपको पता है मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, समझ जाएंगे आप। तो हाउ द एफ को कैसे याद रखना भाई? हाउ द एफ यानी हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल्स, ये फैकल्टेटिव में आ जाएंगे। और बच गया जो आपका मिथानोजन, वो ऑब्लिगेटरी एनारोब रहेगा। समझ रहे हैं ना कि हाउ द एफ आपका जो रहेगा यानी हेलोफिल, थर्मोएसिडोफिल्स, ये आपके फैकल्टेटिव एनारोब्स में आ जाएंगे। और आपका जो मिथानोजन रहेगा वो ऑब्लिगेटरी एनारोब्स में आ जाएंगे। हाउ द एफ MO, ठीक है ना, हाउ द एफ MO। ओके, तो ये हो गया हमारा आर्क बैक्टीरिया के बारे में। आगे बढ़ते हुए देखते हैं अबाउट द यू बैक्टीरियाज। तो यू बैक्टीरिया के बारे में अगर अपन देखें, यू बैक्टीरिया को हम जानते हैं एज ट्रू बैक्टीरिया। शब्द यू और शब्द सूडो, ये दो शब्द का अपने को बहुत एक इंग्लिश व्याकरण भी कभी कभी लग जाता है बायोलॉजी में। ऐसा नहीं कि भैया इंग्लिश आती नहीं कि चले बायोलॉजी पढ़ना, नहीं नहीं नहीं, लगता है भाई, लगता है। तो यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया, इसका अर्थ, शब्द अर्थ ये है प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल विच इज ऑफ मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। कंफ्यूज मत कर देना सूडोम्यूरिन और म्यूकोपॉलीसैकेराइड, सूडोम्यूरिन और सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन से। ये यहाँ जो था अपना, ये जो था सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन था, ये जो था सूडोपेप्टिडोग्लाइकॉन था, जिसका एवोल्यूशन आगे हुआ यू बैक्टीरिया के अंदर। यू बैक्टीरिया को उसको ट्रू पेप्टिडोग्लाइकॉन मिले, उसको कोई सूडो पेप्टिडोग्लाइकॉन नहीं, यार असली वाले पेप्टिडोग्लाइकॉन है भैया। ये अमीर आदमी है, ये एडिडास पहनेगा, ये नाइकी पहनेगा, ये अबिबास और निक्की नहीं पहन सकता, ये एडिडास पहनेगा, ये नाइकी पहनेगा, ये H&M से कपड़े पहनेगा, ये H&M से कपड़े पहनेगा कि MNH से कपड़े नहीं पहनेगा। समझ रहे ना फर्क?
तो इसकी जो होती है सेल वॉल रिजिड रहती है। अपन ट्रू बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी सेल वॉल के अंदर भी सब माल, असली माल पाया जाता है, दैट इज द पेप्टिडोग्लाइकॉन। छोड़ो पेप्टिडोग्लाइकॉन, इस पे पाया ही नहीं जाता है यू बैक्टीरिया के अंदर। इसके अंदर फ्लैजिला की प्रेजेंस रहती है। अगर फ्लैजिला की प्रेजेंस आ गई तो भैया मेरे सामने सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा इनडायरेक्टली कि वो मोटिलिटी शो करता है। इसके जो टाइप ऑफ शेप रहते हैं, बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन आता है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आता है और कई सारे चैप्टर में अपन इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लिटरली कई सारे चैप्टर्स में, कि रॉड शेप बैक्टीरिया इज नोन एज बेसिली। रॉड शेप बैक्टीरिया इज बेसिली, स्फेरिकल बैक्टीरिया और बॉल शेप बैक्टीरिया जो कोकाई, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप सांप सर्प की जैसी होती है वो स्पिरिल्ला, और कोमा शेप जो होती है वो रहती है वीब्रियो। कॉमा शेप होती है वीब्रियो। अब जो आपका अपन इसको अलग अलग चैप्टर से कनेक्ट करें, स्पेरिकल जो कोकाई जो होती है, स्पेरिकल बैक्टीरिया जो कोकाई रहती है वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगी क्लास 12 में। रॉड शेप बैक्टीरिया जो आ जाएगी वो आपके वो भी बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी में आ जाएगी, और आपकी इसमें फोटोसिंथेसिस ना, फोटोसिंथेसिस होगा ना वो, हाँ नाइट्रोजन फोटोसिंथेसिस में नहीं है, सॉरी फोटोसिंथेसिस में नहीं, हाँ मिनरल न्यूट्रिशन में हो। हाँ तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो आपका मिनरल न्यूट्रिशन वाला पार्ट है, वहाँ पे आपको रॉड शेप बैसिलस जो रहेंगे वो आपको वो रहेंगे, ये सब जो आपके जो भी रहेंगे रॉड शेप बैक्टीरिया वो आपको वहाँ पे पाए जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम के लिए। स्पिरिल्ला, विब्रियो, कोकाई, ये तो आपको पता रहनी चाहिए। ये बहुत ही, एक तो पहले 9th क्लास में भी आया हुआ है ये चीज़ें, और आपको बहुत बेसिक चीज़ें याद रहनी ही चाहिए। इसके बहुत ही मतलब नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी तक तो नहीं, अभी मतलब हमारे वाले नीट में तो नहीं पूछे थे, पर आप इसमें जो इस बार की जो नीट हुई थी हमारे वाली, मतलब इस 23 की नीट को जो हुई उसमें नहीं पूछे थे, बट इसके जो मॉक टेस्ट होते हैं या इसकी चैप्टर टेस्ट होती है, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ये कि मतलब इसमें जो क्वेश्चन फिक्स ही समझिए कि रॉड शेप होती है बेसिला, आपकी स्पाइरल शेप होती है स्पिरिला, कॉमा शेप होती है विब्रियो, और स्पेरिकल शेप होती है कोकाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं यू बैक्टीरियाज में की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करूं तो ये होती है कीमो ऑटोट्रोफिक, यानी अपन कीमो ऑटोट्रोफिक में देखा था कि भैया जो ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रेट्स और अमोनिया का, ये फोटोट्रॉपिक रहते हैं, ग्रीन एंड पर्पल सल्फर इसका एग्जांपल है, और हेटरोट्रॉपिक रहते हैं, सैप्रोफाइटिक पैरासाइटिक मोड में रहेंगे, है ना जी। सिग्निफिकेंस क्या क्या है यार, इसके सिग्निफिकेंस है कि इसमें एनसीईआरटी ने क्या करा है, इसमें साइनोबैक्टीरिया मिला दिया था। ओरिजिनली एनसीईआरटी में अगर आप देखें बीच में ही साइनोबैक्टीरिया दे दिया, और फिर बाद में इसकी सिग्निफिकेंस, मतलब एकदम पिक्चर चलती चलती पिक्चर में सीरियल चालू हो गया। समझ, बहुत ही वाहियात सा एग्जाम्पल है कि आप पिक्चर देख रहे, पठान पिक्चर चल रही और बीच में से तारक मेहता चालू हो गया वैसा। तो यू बैक्टीरिया को पढ़ना अलग है, साइनोबैक्टीरिया को पढ़ना अलग है, क्योंकि उन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े थोड़े से उनको इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी उनमें अलग चीजें हैं। डायग्राम को भी अपन देखेंगे, अपन ने बनाए हुए अगले पेज पे डायग्राम, ठीक है ना जी। तो अपना जो था आगे कि भाई सिग्निफिकेंस क्या क्या है, अपन इसको कडलिंग में वापरते हैं, दही जमाना जिसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में अपन दही जमाना कहते हैं। यूजफुलनेस में इसकी कडलिंग रहेंगी। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में आपको बखूबी समझ जाएगा। हार्म्स क्या क्या है, इसके हार्म्स है आपके टेटनस, टाइफॉइड एक्सेट्रा बीमारियां करने वाली है। ओके जी, तो अपन ने देख लिया अब यू बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपन माइकोप्लाज्मा के बारे में, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया और साइनोबैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना। चलिए माइकोप्लाज्मा के बारे में देखते हैं। इसका फुल फॉर्म जो, इसका जो एक दूसरा नाम है उसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये शब्द आपको चैप्टर सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ में मिल जाएगा, पीपीएलओ नाम से, माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा का है जो दूसरा नाम है पीपीएलओ, दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसका साइज जो होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर रहता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर के बराबर रहता है, ठीक है ना जी। डिस्कवर्ड बाय नॉकार्ड एंड रॉस, नॉकार्ड और रॉस ने डिस्कवर किया था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आप नोट्स, एक्चुअली आपने नोट्स ही बनाने चाहिए साथ में, इसको नोट कर लीजिए इन 3 पॉइंट को। कैन चेंज देयर शेप बिकॉज दे हैव एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा पूरे इसमें एक अकेला है जिसको सेल वॉल की एब्सेंस है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट रहता है, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकता है।
कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पैरासाइटिक और पैथोजेनिक नेचर का ही होता है, पैरासाइटिक और पैथोजेनिक नेचर का ही होता है। एनसीईआरटी में इसका वर्णन बस इतना ही था कि ये लैक्स इन्वॉल्व करता है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें छूट जा रहा है वो था, एनसीईआरटी में दिया हुआ था स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, है ना। इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं हम इसे, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर का इसका साइज रहता है। नॉकआउट ड्राउस ने इसको डिस्कवर किया था। इसके अंदर सेल वॉल की एब्सेंस रहती है, इसलिए ये शेप अपना बदल सकता है। ये ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकता है। एमसीक्यू टेस्ट जो होती है टेस्ट सीरीज या इनमें सबसे हिट क्वेश्चन यही आता है कि द बैक्टीरिया विच कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन, ये पूछा जाता है। एक्चुअली इसका एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल तो अभी तक कुछ खास दिया ही नहीं है। अभी तक एग्जांपल वाले जो वो है जिसके आपको एग्जांपल दे सकते हैं वो सिर्फ अब आपको आगे साइनोबैक्टीरिया में आएंगे, लेकिन अभी तक तो कोई एनसीईआरटी में एग्जांपल वाले से कुछ वो दिया नहीं था कि एग्जांपल इसका पूछेंगे कि क्या एग्जांपल हो सकता है माइकोप्लाज्मा का। टिल नाउ इन द पॉइंट ऑफ चैप्टर इसका कोई एग्जांपल अभी तक तो ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। आगे जाके किसी चैप्टर में इसका एग्जांपल आ सकता है। अब आते हैं साइनोबैक्टीरिया के ऊपर। साइनोबैक्टीरिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल्स रहते हैं और ये 2-3 चैप्टर को कनेक्ट करके चलने वाला पार्ट है, इसलिए मैंने इसको अलग लिखाया है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देखे तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक कोकाई शेप का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। कोकाई के एक ये माला बनी हुई है, ठीक है ना जी। तो ये कोकाई की माला आपको भले ही दिख रही है लेकिन इसका शेप कोकाई नहीं, ये फिलामेंटस है। ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर है क्योंकि ये इसने एक फिलामेंट बनाई है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी क्लोरोफिल ए की प्रेजेंस है इसमें। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यानी इसमें क्लोरोफिल ए की प्रेजेंट है। ये भैया आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है। सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट और म्यूकिलेजिनियस शीट। जेलेटिनियस शीट को अपन म्यूकिलेजिनियस शीट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। ये एक पूरी कॉलोनी बनाता है। एक फिलामेंट जुड़ के दूसरे फिलामेंट से जुड़ते हुए पूरी कॉलोनी बनाता है। उसके बाद आता है ऑफन फॉर्म्स अ ब्लूम इन वाटर विच इज पोल्यूटेड। एनसीईआरटी में ऑन रिकॉर्ड लाइन लिखी है भाई कि ये जो होते हैं वाटर में, पोल्यूटेड वाटर में, वो भी सादे वाटर में नहीं, पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम बनाते हैं। ये यूनिसेलुलर फिलामेंटस या कॉलोनियल रहते हैं, ठीक है ना जी। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है ये एग्जांपल आपका नॉस्टॉक का है, साइनोबैक्टीरिया का नहीं। डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है वो नॉस्टॉक का है भाइयों, मेरे भाइयों। वो जो डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया है वो आपके नॉस्टॉक का है। अब भैया मैं एनसीईआरटी कर ही रहा हूँ तो भैया ला लो एनसीईआरटी सामने, देख लीजिए भैया। इसमें अपन ने एक पॉइंट कवर कर लिया कि भैया जेलेटिनस शीट से कवर रहता है, पोल्यूटेड वाटर में ब्लूम कराता है। साइनोबैक्टीरिया जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है, फिलामेंटस होता है और आपका कॉलोनियल होता है। ये गिवन एग्जांपल अपन ने देख लिया कि भैया ये गिवन एग्जांपल जो था अपने नॉस्टॉक का था। नॉस्टॉक जो था वो फिलामेंटस था, फिलामेंट को जोड़ के उसने एक पूरी ऐसी कॉलोनी बनाई। फिर उसके बाद ये जो होते हैं इसके अंदर हेटेरोसिस्ट रहता है। हेटेरोसिस्ट के अंदर की क्या बात रहती है, हेटेरोसिस्ट के अंदर आपके विटामिन B12 का आपको प्रेजेंस मिलता है। आगे जाके आपको किसी एक तो भी चैप्टर में ये विटामिन B12 वाला पॉइंट है कदाचित, शायद से आपको ये नाइट्रोजन आपका मिनरल न्यूट्रिशन में होगा, ये मिनरल न्यूट्रिशन में होगा आपको, या तो बायोमोलिक्यूल में। एक्चुअली इसकी श्योरिटी नहीं बोल सकता किस चैप्टर में, लेकिन ये है विटामिन B12 का वर्णन है एनसीईआरटी में, इसलिए मैंने इसको पेंसिल से लिखा था, ठीक है ना जी। ये आपका जो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं। ये आपको डायरेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कहाँ पे, नाइट्रोजन आपके मिनरल न्यूट्रिशन में। भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और मिनरल न्यूट्रिशन एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे जो आपको एक दूसरे से कनेक्ट करते हुए मिलेंगे। तो इसमें क्या था भाई, एनाबेना और अजोला। एनाबेना और अजोला कैसे थे कि भैया इसको अजोला जो था उसको N2 चाहिए था। अजोला जो था, कहानी ये थी कि अजोला हमारे भाई को N2 चाहिए था, लेकिन एनाबेना के पास N2 था लेकिन शेल्टर नहीं था। अजोला के पास एक्स्ट्रा स्पेस थी लेकिन N2 नहीं था। ये वही बात है जैसे कि हॉस्टल वाले चचा और हॉस्टल में रहने वाला बालक हो, कि कोटा गया पढ़ने बच्चा तो हॉस्टल चलाने वाले चचा और हॉस्टल में रहने वाला बालक, कि हॉस्टल में रहने वाले बालक को चाहिए शेल्टर लेकिन उसके पास पैसे है, वो पैसा देने को तैयार है। अजोला यानी जो चचा है उसके पास है शेल्टर लेकिन उसको चाहिए पैसा, तो वो शेल्टर देने को तैयार है। तो भैया
सब लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो एना बेना ने इसको दे दिया N2 और अजोला ने दे दिया शेल्टर। जिस प्रकार से चचा ने दे दिया कमरा, बच्चे ने दे दिए पैसे, बस फिर वही तो खेल है इस बात का कि एना बेना ने दे दिया N2, अजोला ने दे दिया शेल्टर। तो और वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, अजोला के डॉर्सल लीव गैप में प्रेजेंट रहते हैं। ये आपको चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन में बखूबी आपको दिख जाएगा कि ये प्रेजेंट कहाँ रहते हैं, एनाबेना और अजोला। एनाबेना और अजोला जो रहते हैं डॉर्सल लीव गैप, एनाबेना जो रहते हैं डॉर्सल लीव गैप्स में ये प्रेजेंट रहता है एनाबेना, जो आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, जो आपको अजोला को N2 प्रोवाइड करेगा, इन रिटर्न अजोला आपको एनाबेना को शेल्टर प्रोवाइड करेगा। सेम कहानी आपके साइनोबैक्टीरिया और साइकस की थी। साइनोबैक्टीरिया में क्या था, साइनोबैक्टीरिया को क्या था, आपका ये चाहिए था शेल्टर, और आपके साइकस को क्या चाहिए था, रूट सैप चाहिए था, रूट की सप्लाई चाहिए थी। रूट सप्लाई किस तरह से, उसको N2 भी चाहिए था। तो आपके पास वही जो मैंने आपको केस बताया अजोला और एनाबेना का वही केस था जो साइकस साइनोबैक्टीरिया में होगा। साइनोबैक्टीरिया उसको N2 प्रोवाइड करेगा और साइकस उसको शेल्टर प्रोवाइड करेगा, खेल खत्म। यही रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स। तो उसके बाद अगला आता है हेटेरोसिस। तो आपने देख लिया भाई विटामिन B12 में भंडार रहता है, इसी तरह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक बहुत बड़ा पाइवट रोल क्रिएट करता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात कर लूं तो होता है अपना ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA के नाम से पहचाने जाते हैं, नॉस्टॉक, एनाबेना। ओके, इसके बाद अगला जो आता है आपका कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और आपके फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को तो अपन ने एग्जांपल देखते हैं ना, साइनोबैक्टीरिया और हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये एनसीईआरटी में दो छोटे छोटे पैराग्राफ थे, उसको अपन एक बार देख लेते हैं, फिर अपन रिकेट्सिया पे चल करेंगे। एक्चुअली रिकेट्सिया जो है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आपको आएगा, लेकिन इस ऑन द रिकॉर्ड इस चैप्टर में नहीं है। ओके जी। Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidizes various inorganic substances such as nitrates, ammonia and use the release energy for ATP production. इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी नाइट्रेट्स, अमोनिया के ऑक्सीडेशन द्वारा जो एनर्जी निकलती है उससे एटीपी के प्रोडक्शन में वापर में लाने वाले बैक्टीरिया के प्रकार को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। बड़ी ही स्पष्ट भाषा में एनसीईआरटी में लिखा है, कोई भी स्टेडी बात नहीं है। ये रिसाइकलिंग में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर को तोड़कर उसे रिसाइकल करने में एक बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक क्या करता है, रिसाइकल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि क्या रहता है आजकल एनसीईआरटी ने यही ट्रेंड निकाला है कि बच्चों की जहाँ नजर नहीं जाती वो पॉइंट में से क्वेश्चन निकाल रही है जानबूझ के। केमिस्ट्री इस बार ऐसी ही थी, केमिस्ट्री टफ नहीं थी, केमिस्ट्री इस बार की वैसी ही थी। तो पॉइंट्स लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं करते, एनसीईआरटी में मिल गए उनको वो पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट ऐसे थे, इसलिए केमिस्ट्री का पेपर टफ था इस बार का। रिसाइकल्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर, इसको कैसे याद रख सकते, नुसरत फतेह अली, a singer from Pakistan, that is नुसरत फतेह a singer from Pakistan। सबने नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने तो सुने ही होंगे, बड़े एकदम बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत गाने होते हैं। जैसे गाने सुनते हैं वैसे ही याद रखना कि भाई रिसाइकलिंग कैसी होती है, और आजकल लोग उन्हीं के गानों की रिसाइकलिंग ही तो कर रहे हैं। उन्हीं के गाने, हर चौथे गाने नुसरत फतेह अली खान साहब के रिसाइकल्ड ही तो रहते हैं, उनके मतलब उनके गानों को रिसाइकल करके आजकल के सिंगर उसका बनाकर अपने हिट करा लेते हैं, है ना। तो वही इससे याद रखना कि भैया नुसरत फतेह अली खान सिंगर ऑफ पाकिस्तान, दैट इज नाइट्रोजन, फतेह अली से याद रखना आयरन Fe, और आपका सिंगर से याद रखना S, और पाकिस्तान से याद रखना P। ठीक है ना जी। ये हो गया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक नेचर वाले बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं सबसे अबंडेंट रहते हैं इन नेचर। मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया डिकम्पोजर, मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन ह्यूमन अफेयर्स। अपन ने अभी जस्ट देखा कि भैया हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था अपन ने शुरुआत में, राइट। फिर उसके बाद अगला आता है ये कर्ड बनाने में यानी दही जमाने में, ताक जमाने में, मराठी में हम लोग उसको ताक कहते हैं, कि भैया दही जमाने में उसको मदद करते हैं लैक्टोबैसिलस, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सेशन ऑफ बैक्टीरिया इन लेग्यूम्स यानी दाल वाले इनमें, ठीक है ना।
राइजोबियम जो होता है खाना लेता है और N2 लेता है। राइजोबियम का एक जो एग्जांपल था इसमें अपन ने देख लिया था अपना साइनोबैक्टीरिया और एनाबेना का देखा था। राइजोबियम का क्या था कि राइजोबियम को शेल्टर नहीं चाहिए, राइजोबियम को खाना चाहिए और वो N2 लेता है। राइजोबियम इज जस्ट लाइक दैट पर्सन हु गोज टू अ रेस्टोरेंट, जिसके पास N2 यानी पैसा है लेकिन उसको खाना चाहिए तो वो खाना खरीद लेगा। या कोटा में का एक बच्चा जिसके पास पैसा है लेकिन वो मेस में से खाना खरीद लेगा। जस्ट लाइक दैट राइजोबियम इज जस्ट लाइक दैट ऑफ एन एग्जांपल। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स यानी अपने को बीमार होने के टाइम पे जो बचाती है गोलियां एंटीबायोटिक्स, उनमें के प्रोडक्शन में अपने को यू बैक्टीरिया ही काम आते हैं। हाँ, अब अपन देखते हैं बीमारियां ये जो कॉज करती है। अपन एक्चुअली जो अपने नोट्स में लिखे थे उसमें वो थोड़े से कम थे एक्चुअली। है ना जी, ये बीमारियां कॉज करती है वो भी कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस, टेट्रस कैंकर। कोलेरा, टाइफॉइड, टेटनस और टेट्रस कैंकर। टेटनस का इंजेक्शन जैसे कुत्ता काटे के टेटनस का इंजेक्शन लगाते हैं भैया, टेटनस वायरस नहीं रहता, टेटनस बैक्टीरिया रहता है भाइयों मेरे, गलत मत करके आ जाना क्वेश्चन सीटी कि भैया तुमको ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। तुमको अगर ये क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में अगर समझो 7-8 ऑप्शन दे दिए, तुमको बोले भाई ऑप्शन नंबर चूज करेक्ट ऑप्शन चूज करो 1 2 3 4 ऐसी ऑप्शन तुमको दिए हुए। आजकल नीट में ये वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पैटर्न के चल रहे हैं। एक्चुअली नीट में इस बार जो थे वो मैग्ना कॉलम का ज्यादा इस बार जलवा रहा, लेकिन इस बार ये वाले क्वेश्चन का भी अगला जलवा रह सकता है कि भैया सिलेक्ट द करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, आप पढ़ने वाले मेरे बच्चे समझ रहे होंगे, राइट। तो क्लोरेला, टाइफॉइड, टेटनस, टेट्रस कैंकर, सीटी। अगर भैया तुमको क्वेश्चन याद नहीं आया तो मैं क्या करूंगा सर, सीटी बजाऊंगा। इट इज टेट्रस कैंकर, टाइफॉइड, क्लोरेला और आपका टेटनस। ओके, अब आता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का एक पॉइंट। बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का पॉइंट अपने नोट्स में अपन ने लिखा था, वो खोल के दिखाता हूं मैं आपको। बैक्टीरिया के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरिया के अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एब्सेंस होती है वेजिटेटिव मोड की। एब्सेंस होती है वेजिटेटिव मोड की। बैक्टीरिया कभी भी वेजिटेटिव मोड से रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं। एसेक्सुअली वो बाइनरी फिजन से करेगा और फेवरेबल कंडीशन में ही करेगा। जब वो फेवरेबल कंडीशन है, उसके अनुकूल परिस्थितियां है, उसके अनुकूल बराबर इंग्लिश शब्द होगा ना, प्रतिकूल अनुकूल, हाँ, उसके फेवरेबल कंडीशन है तो वो बाइनरी फिजन करेगा। उसके अनफेवरेबल कंडीशन है, अगेंस्ट वाली कंडीशन है, वो स्पोर फॉर्मेशन करेगा। अपन ने चैप्टर रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में देखना है कि भैया किस तरह से स्पोर जो होते हैं बहुत ज्यादा टफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हुए रहते हैं, जिसके वजह से वो कितने ही दिनों तक वायबल रह सकते, कितने ही दिनों तक आपके जिंदा रह पाते हैं। वायबल नहीं कहेंगे अपन, वायबल एक अलग ही कॉन्ट्रोवर्शियल टर्म हो जाएगा उस बाबत। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको याद रखना कि वो फेवरेबल में, बस इतना ही पॉइंट याद रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो बाइनरी फिजन करता है, वो भी फेवरेबल फॉर्म में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल फॉर्म में वो स्पोर फॉर्मेशन करता है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया के अंदर का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो बड़ा ही एक कंजुगेशन कहते हैं, बड़ा ही एकदम जुने प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कि सबसे पुरानी पद्धति रहती है ये कि प्रिमिटिव टाइप, यानी बहुत ही एक कहते हैं ना देहात, प्रिमिटिव को अपन क्या कहेंगे, प्रिमिटिव को कहेंगे अपन बहुत ही एक मूल पद्धति का एक पद्धति, मतलब प्रिमिटिव को अपन क्या कहेंगे भैया, एकदम बहुत ही जूनी पद्धति है ये, एकदम कतई बहुत ही साल पहले वापरी जाती थी। अब भैया इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है ना। तो बाय अडॉप्टिंग अ वेरी प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये है डिवाइडिंग बैक्टीरियम वेयर डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय कॉन्जुगेशन। तो ये जो हो रहा है काम, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होता है कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजक्शन। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांजक्शन। कॉन्जुगेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांजक्शन होता है। ये सीक्वेंस याद रखना। इससे डिजीजेस कॉज करने वाले याद रखना, सीटी। ओके, ये हो गया हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के बारे में एनसीईआरटी में माइक्रोप्लाज्मा वाला पार्ट भी हमने कर चुके हैं। अब आता है अगला जो है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है हम कल के लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको इसके सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। हमने अभी तक सारा बैक्टीरिया के जो चारों फैमिलीज थे, दैट इज
आपका एर्च बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये अपन ने अब देख चुके हैं। आशा करता हूँ आपको इस सब पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट्स है तो कृपया करके विचारिए, अपना पूछिएगा ज़रूर, ठीक है ना जी। चलिए मैं आपकी अब इजाज़त लेता हूँ, घर जाके पढ़िएगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। कल हम फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।